हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की जो पढ़ाई है वो भी अच्छे से चल रही होगी। तो मैं फिर से आप लोगों के लिए एक धमाकेदार वीडियो लेकर आ चुका हूँ, जो कि है हमारी क्लास 12th फिजिक्स की मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जो कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपकी तैयारी कैसी है उसको भी आप जांच लीजिए, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा इसका हो सके कि आपका लेवल कहाँ पे है। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है। सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा किसके द्वारा प्राप्त करता है बच्चों? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, नाभिकीय संलयन से। यानी कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन है उसकी क्रिया से सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 2 है, टीवी प्रसारण के लिए जिस आवर्ती प्रास का उपयोग होता है वह कौन सी है इसमें से? तो बच्चों आपको लगा के चलना है इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 से 300 मेगा हर्ट्ज। ओके, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में कौन सी युक्ति सूचना संकेत को समतुल्य विद्युतीय संकेत में परिवर्तित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रांसड्यूसर। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ पे देख सकते हैं, आपका क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, उपग्रह संचार में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सूक्ष्म तरंग यानी माइक्रोवेव्स जो है वो उपग्रह संचार में विद्युत चुंबकीय तरंग का भाग होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आप लगाते चलिएगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारण में सूचना संकेत का रूप होता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एनालॉग सिग्नल, जो कि होता है रेडियो और टेलीविजन प्रसारण में सूचना संकेत का सिग्नल देने के लिए, यानी कि एनालॉग सिग्नल का वहाँ पे यूज होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, दशमलव संख्या 15 को द्विआधारी संख्या में प्रदर्शित किया जा सकता है। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे सिखाया था कि 15 को आपको यहाँ पे कोई भी संख्या दी हुई है उसको इस तरीके से लिख लीजिए और यहाँ पे आप 2 का भाग देते चलिए। तो यहाँ पे ये 7 बार जाएगा और यहाँ पे शेषफल 1 बचेगा। फिर से 2 का देंगे तो यहाँ पे जाएगा 3 बार। ओके, और यहाँ पे फिर से एक शेषफल बचेगा, फिर 2 का देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है ना, और एक यहाँ पे शेषफल बच जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं तो 1 1 1 1। ओके, यानी कि 4 टाइम्स 1 है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आप देख सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आपको वहाँ पे कोई भी संख्या दी जाएगी तो उसकी द्विआधारी संख्या में उसको प्रदर्शित करना होगा। ठीक है ना, इस तरीके से आप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, शुद्ध जर्मेनियम में तीसरे ग्रुप के तत्व की सूक्ष्म मात्रा मिलाने पर किस प्रकार के अर्धचालक की रचना होती है? देखिए मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जो आपका एन टाइप और पी टाइप 2 प्रकार के अर्धचालक होते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो हम पी टाइप की बात करते हैं तो वहाँ पे पी टाइप में त्रिसंयोजित तत्व वहाँ पे मिलाया जाता है। ठीक है, और जो एन टाइप होता है उसमें आपके पंच संयोजित तत्व को मिलाया जाता है। तो ये बातें आपको क्लियर रखनी है, ठीक है ना, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि शुद्ध जर्मेनियम में तीसरे ग्रुप के तत्व, यानी कि यहाँ पे तीसरे ग्रुप के तत्व की यहाँ पे बात की गई है, यानी कि त्रिसंयोजी की। तो त्रिसंयोजी किस में मिलाया जाता है? पी टाइप में। ठीक है ना, यानी कि त्रिसंयोजक मैं क्या बताया अभी आपको? पी टाइप। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, शुद्ध जर्मेनियम में 5वें ग्रुप के तत्व की सूक्ष्म मात्रा मिलाने पर किस प्रकार के अर्धचालक की रचना होती है? तो यहाँ पे अब आपसे 5वें ग्रुप का यानी पंच संयोजी पूछ लिया तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, यानी कि एन टाइप हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, डायोड का उपयोग करते हैं। डायोड का उपयोग किस लिए करते हैं? तो डायोड का उपयोग रेक्टिफायर जैसे करते हैं। किसके जैसे? रेक्टिफायर के जैसे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण है। अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण क्या है? केवल इलेक्ट्रॉन, केवल छिद्र, या फिर दोनों? तो यहाँ पे देखिए जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन और छिद्र की, तो इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो वहाँ पे होल तो होगा भाई। ठीक है ना, तो यहाँ पे दोनों के कारण अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, 2 या 2 से अधिक नाभिकों के सम्मिलन को कहते हैं। 2 या 2 से अधिक नाभिक जब मिलते हैं तो उसको बोला जाता है नाभिकीय संलयन, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, तो ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान करीब करीब किसके द्रव्यमान के बराबर होता है? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, देखिए यहाँ पे हम बात करें न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हमारे पास होता है
1.675 इंटू 10⁻⁻के 27 kg। ये आपका किसका होता है? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। बात करें हम प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.673 इंटू 10⁻⁻के 27 kg। ओके, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻के 31 kg। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे बात करें हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो दोनों का लगभग सेम सा हमको दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे पूछा है हमसे न्यूट्रॉन के द्रव्यमान करीब करीब किसके द्रव्यमान के बराबर होता है? तो न्यूट्रॉन का किसके बराबर है? प्रोटॉन के बराबर, यानी कि ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, परमाणु के नाभिक में अवश्य रहेगा। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, लेकिन न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है। तो प्रोटॉन पर आवेश कैसा होता है? पॉजिटिव। तो हमको पॉजिटिव नाभिक में चाहिए होता है, तो यानी कि प्रोटॉन तो रहेगा ही रहेगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य है, सही संबंध है। देखिए, जो हमारे पास द्रव्यमान ऊर्जा जो समीकरण होता है आइंस्टीन का, तो वो होता है E बराबर mc²। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, रिडबर्ग नियतांक का एसआई मात्रक है। रिडबर्ग एसआई मात्रक क्या है? मीटर इनवर्स, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी पराबैंगनी भाग में पड़ती है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइमन श्रेणी। तो ऑप्शन ए इसको लगा लीजिए और वीडियो लाइक करते चलिएगा और क्वेश्चन को याद करते चलिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन आवेश रहित है? आवेश रहित की बात यहाँ पे की गई है, तो जो यहाँ पे फोटोन कण है, यानी कि जो हमारे पास प्रकाश के जो फोटोन होते हैं वो आवेश रहित होते हैं, यानी कि इन पर कोई आवेश नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को माना जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो व्याख्या है उसमें प्रकाश को क्या माना गया है? प्रकाश को माना गया है क्या? कण, यानी कि जो प्रकाश होता है वो कणीय प्रकृति का होता है। ठीक है, जिसको हमने फोटोन भी बोला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए हुए किसी धातु का न्यूनतम प्रकाश विद्युतीय कार्यफलन है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, एक मेगा इलेक्ट्रॉन बराबर है, एक मेगा इलेक्ट्रॉन यानी कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ओके, ये होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मान। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आपको। ठीक है ना, और यहाँ पे पूछा है आपसे एक मेगा इलेक्ट्रॉन बराबर, तो एक मेगा इलेक्ट्रॉन बराबर हमारे पास है 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इन चीज़ों को एग्जाम में पूछी जाती है, छोटे छोटे क्वेश्चंस। ओके, प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति सिद्ध होती है प्रकाश के ध्रुवण से, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा बच्चों। ठीक है ना, पोलराइजेशन, यानी प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति किसके द्वारा सिद्ध होती है? पोलराइजेशन से, यानी कि ध्रुवण से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 है, किसी माध्यम की सतह पर आपतित किरण की ध्रुवण कोण का टेंजेंट माध्यम के खालिस्तान के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? अपवर्तनांक के। किसके? अपवर्तनांक के, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 है, प्रकाश किरण के तीखे कोर पर से मुड़ने की घटना क्या कहलाती है बच्चों? विवर्तन। क्या कहलाती है? विवर्तन, जिसको हम डिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, विवर्तन की घटना को कितने वर्गों में बांटा गया है? कितने वर्गों में? 2 वर्गों में इसको बांटा गया है। 25 के लिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा बच्चों, लगा लीजिए फटाफट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 है, 26 नंबर सवाल है, प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या किसके सिद्धांत के आधार पर की जाती है? तो ये की जाती है आइगेंस के द्वितीय तरंगिका के सिद्धांत के आधार पर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे उत्तम एक वर्णी प्रकाश का स्रोत है? एक वर्णी प्रकाश का स्रोत कौन सा है? लेजर। क्या है? लेजर। ओके, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, एक पतले फिल्म के रंग का कारण है। एक पतले फिल्म के, यानी पतले फिल्म के रंग का कारण क्या है बच्चों? व्यतिकरण। क्या है? इंटरफेरेंस, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है,
जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो निम्नांकित में कौन नहीं बदलता है। देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं माध्यम की, यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है प्रकाश किरण तो दूसरे माध्यम में जब वो जाती है तो क्या नहीं बदलती है, उसकी उसकी आवृत्ति, जो आवृत्ति होती है यानी कि फ्रीक्वेंसी होती है, वो नहीं बदलती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, हाइगेंस के द्वारा दिया गया है। हाइगेंस के द्वारा क्या दिया गया है, देखिए जो क्वांटम सिद्धांत है वो तो मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया है, और जो कणिका सिद्धांत है वो न्यूटन के द्वारा दिया गया है। और यहाँ पे हम बात करें हाइगेंस के द्वारा क्या दिया गया है, तरंग सिद्धांत। अभी तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तरंग सिद्धांत। ओके, हाइगेंस के द्वारा क्या दिया गया, तरंग सिद्धांत यानी कि वेव थ्योरी दी गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है, एक प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलित अवयव होता है। यहाँ पे न्यूनतम विचलित अवयव का मतलब है कि जो कौन सा रंग है जो कि सबसे कम से कम यानी कि कम से कम विचलित होता है, तो वो कौन सा रंग है, लाल रंग। यानी कि जो लाल रंग है उसका विचलन सबसे कम होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन क्वेश्चन 31 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन है, तरंग दैर्घ्य बढ़ने से अपवर्तनांक का मान। देखिए यहाँ पे हम बात करें तरंग दैर्घ्य और अपवर्तनांक के बीच के रिलेशन की, तो वो रिलेशन होता है म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्बडा। यानी कि जब म्यू बढ़ेगा तो लैम्बडा घटेगा, और जब म्यू घटेगा तो लैम्बडा बढ़ेगा। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि तरंग दैर्घ्य के बढ़ने से तरंग दैर्घ्य क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि जो लैम्बडा है वो इंक्रीज हो रहा है, तो जो हमारे पास म्यू है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए घटता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते चलिएगा, ठीक है ना, यही आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 है, छोटे आपतन कोण के लिए म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, म्यू -1 इंटू ए। यहाँ पे ऑप्शन डी आप देखिए ये दोनों सेम है, तो ऑप्शन डी भी यहाँ पे राइट हो जाएगा, नहीं दोनों को ये मिस प्रिंट है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ए और डी दोनों राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवेदन क्षमता होती है। यहाँ पे संयुक्त नहीं सरल सूक्ष्मदर्शी की यहाँ पे बात की गई है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवेदन क्षमता क्या होती है, m बराबर 1 + d/f होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 36 है, किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवेदन क्षमता नली की लंबाई बढ़ने पर सीधे रूप से बढ़ती है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर लगा लीजिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर में हो तो इसकी क्षमता का मान क्या होगा। तो देखिए मीटर में जब हम बात करते हैं तो वो होता है, यानी कि हमारे पास देखिए जो लेंस की क्षमता होती है वो होती है, फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f, ये होता है मीटर में। अगर हम बात करें सेंटीमीटर की तो यहाँ पे 100 से हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये सेंटीमीटर में हो जाता है, लेकिन हमसे यहाँ पे पूछा है मीटर में, तो मीटर में हमारे पास जो मान होता है वो क्या होता है, 1/f होता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी यहाँ पे लगा लीजिए 36 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 तथा -2 डायोप्टर क्षमता के दो लेंस संपर्क में रखे गए हैं, निकाय की फोकस दूरी क्या होगी। यहाँ पे फोकस दूरी आपसे पूछी है, तो देखिए हम लेके चलेंगे P1 और P2। तो देखिए P1 का मान यहाँ पे 6 है और P2 का मान -2 है, तो हम यहाँ पे P निकालेंगे तो ये हो जाएगा P1 + P2। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के 2, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4, यानी कि P का मान हमारे पास 4 आ गया है, तो याद रखिए इसको। तो देखिए हमारे पास एक और फॉर्मूला हम यहाँ पे काम में लेंगे जो कि होता है P का, यानी कि P बराबर होता है 1/f। ओके, तो यहाँ पे f बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/p, तो p का मान क्या आया था हमारे पास 4, तो f बराबर 1/4, तो इसका मान हो जाएगा 0.25 मीटर। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे मीटर में लिया है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.25 मीटर, तो ऑप्शन बी यहाँ पे लगा लीजिए 37 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो लेंस जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर तथा +5 डायोप्टर है, तो इनको संयुक्त करने पर समायोजन की फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए ये क्वेश्चन सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है, तो इसका जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट करिए कि आप लोगों ने पिछले क्वेश्चन में अच्छे से उसको सीखा है या नहीं, तो इसका राइट ऑप्शन आप मुझे कमेंट करिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब निम्नांकित में किस दर्पण से प्राप्त होता है। तो वो यहाँ पे उत्तल दर्पण से हमको प्राप्त होता है, ठीक है ना, यानी कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब और जो आभासी प्रतिबिंब है वो किस दर्पण से, उत्तल दर्पण से। अगर हम बड़े की बात करते तो वो अवतल दर्पण हो जाता। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन है अपना क्लास का, किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है। किसके कारण, TIR के कारण। TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। तो ये थे अपनी आज की क्लास के
टॉप 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में इनमें से ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ इस चैनल पर ही आपको मिलेगी। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।